नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चौथा टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि जो प्यून है दोस्तों, इसका परीक्षा आपको फरवरी में होने वाला है। आपके पास 60 दिन मान लीजिए। ठीक है, अभी 60 दिन समय है। इन 60 दिनों में आपको मालूम है कि 35 नंबर के जो मैथ हैं, 35 गो मैथ, ठीक है, और 35 गो क्या पूछेगा, हिंदी आपसे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये 35 और ये 35, 70। अगर 70 में से इसमें से 60 भी आप सही कर देते हैं, और 15 को जो अंग्रेजी है इसमें से अगर आप 5 को भी सही कर देते हैं और 65 को मार कराते हैं ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देख लीजिए 85 में से भाई आप 65 को बना कर आते हैं, 60 से ऊपर बना कर आते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और सभी को मालूम है कि इसमें एक एक गो एग्जाम है। कितना एग्जाम है? ये गो एग्जाम है। ठीक है, क्लर्क जैसा पीटी और मेंस नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ एक एग्जाम है। एक बार में तहलका मचाइए, नौकरी लीजिए। और जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट में एगो जो प्यून होता है ना, वो थाना अध्यक्ष के बराबर होता है। दरोगा डीएसपी कोई वैल्यू नहीं होता है कोर्ट के अंदर, समझ लीजिए उसके सामने। ठीक है, सर्वे सर्वा होता है। कोर्ट का कोई भी आदमी होगा वो सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, कोर्ट अलग है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों, मैथ भी करेंगे, हिंदी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो लगता है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, आने की संभावना है, ऐसे रिलेटेड वो हम करवाते रहेंगे। क्रम में तत्पर रहने वाली इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, क्रम में तत्पर रहने वाली इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो क्रम में हमेशा तत्पर, तत्पर का मतलब क्या कि दृढ़ संकल्प जो हो गया कि करना है किसी भी हाल में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्मठ। देखते होंगे कर्मठ, जुझारू जो बोलते हैं। चुनाव होता है तो कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार ऐसे बोला जाता है, यानी तत्पर हैं किसी काम को लेकर। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो समझ गए, यानी इसका राइट आंसर कर्मठ होगा। ठीक है, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसके लिए क्या बोलते हैं? तो भाई उसके लिए झबरा बोलते हैं, याद रखिएगा, झबरा। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका प्रश्न पूछा है दोस्तों कि विदेह का उपयुक्त विलोम कौन होगा? जो विदेह होता है, ठीक है, एंशियंट का ये सब, एंशियंट में ये शब्द है विदेह। ठीक है, देखिएगा किसी विदेह जो है एंशियंट में एक राज हुआ करता था। तो विदेह उपयुक्त है, इसका विलोम इसमें से कौन होगा? तो इसमें देखिए इसका विलोम दे हो जाएगा, विदेह का दे। ठीक, विदेह का दे। दास का विलोम क्या होगा? तो दास का, भाई दास है तो स्वामी होगा ना इसका विलोम। ठीक, और सुशील है तो सुशील का विलोम क्या होगा? दू, दुशील होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा है कि अगला प्रश्न है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसमें जो भिन्न है उसको पहचानना है। यानी अर्जन, अर्चन दिया है, अर्जन अर्चन जो दिया है, इसमें भिन्न होगा, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? देखिए इसमें भिन्न अर्थ होगा दोस्तों, कामना, कमाना, बाधा। ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि दी गई लोकगीत में गलत लोकगीत का चयन करना है। कौन गलत है इसमें? आपको पहचाना है कि गलत कौन है। पहला ऑप्शन है ढाक के 3 पुत्र, निर्बल के बलराम, और दीवार के भी कान होते हैं, और परशुराम के कोप। ये किसी को बचाता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि गलत लोकगीत का चयन करना है इसमें। तो ढाक के 3 पुत्र जो है, इसमें ये क्या है? गलत लोकगीत दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? गलत लोकगीत दिया है। और इसमें आपको ढाक के 3 पुत्र का सुख शुद्ध अगर हम शब्द देखें तो ढाक के 3 पात होगा। ठीक है, ढाक के 3 पात, पुत्र के जगह यहाँ पे पात होता ना, तो ये सही होता। बाकी निर्बल के बलराम ये सही है, दीवार के भी कान होते हैं ये शब्द सही है, परशुराम के कोप ये सही है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, आगे आपका प्रश्न है कि वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? कोई व्यक्ति है वो दिन में फल खाता है, खा रहा है या खाता है, वो किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, देखिए सबसे पहले वाच्य आपको जानना होगा कि क्रिया के द्वारा जो कर्ता होता है, ठीक है,
कर्म या भाव में से किसी विषय की प्रधानता दी जाती है। किसी विषय यानी टॉपिक, आम की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, फल खाता है, सॉरी फल की बात कर रहा है, आप पकड़ लेंगे। यानी जिस वाक्य में क्रिया के कर्ता का प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जो क्रिया है, करने वाला क्या होता है, कर्ता है, उसका मेन जो मकसद पता चले वही होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, कर्तृवाच, यानी कर्ता मेन हो, उसका कर्ता का प्रधानता की बोध हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं, कर्तृवाच नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, कर्मवाच, ठीक है। वह दिन में फल खाता है, तो यह वाक्य क्या है, कर्मवाच। फल क्या है, कर्ता वह है, ठीक है, वह मतलब कोई व्यक्ति हो गया, और क्या खाता है, फल, तो फल क्या है आपका, कर्मवाच है, ठीक है, क्या है, कर्मवाच। तो आपका राइट आंसर ये बी होगा, ये नहीं होगा, बी होगा, कर्मवाच होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है, चलिए बताइए। देखिए आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुमित्रानंद पंत द्वारा बहुत सारी नाटक लिखी गई, ठीक है। उसमें रजत शिखर था, लिख लीजिएगा आप कॉपी पे, रजत शिखर, ठीक, रजत शिखर था फेमस। शिल्पी भी किसने लिखा था, सुमित्रानंद ने, शिल्पी, ठीक, शिल्पी लिखा था। अमिता का नाम सुना है, अमिता भी इन्होंने ही लिखा था, अमिता, ठीक है। तो ये सब इनकी क्या है, कृति है, ठीक है, क्या है इनकी, ये सब, ठीक, समझ गए, ये सब कृति है। तो अब इसमें पूछा है कि सुमित्रानंद पंत द्वारा कौन नहीं लिखा गया, तो कुकुर, जो कुकुरमुत्ता है, ये सुमित्रानंद पंत द्वारा नहीं लिखा गया है। कुकुरमुत्ता जो पुस्तक है, ये निराला जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, निराला जी द्वारा। निराला जी कौन थे, त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको बोलते हैं, वही लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। देखिए हिंदी भाषा में सभी को मालूम है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ऑप्शन में देखिए सी नंबर में दिया हुआ है देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी भाषा में किसका प्रयोग होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य देखेंगे दोस्तों आप, बौद्ध, एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध बहुत बौद्ध और जैन बहुत फेमस है। तो ये साहित्य जो था ना, बौद्ध साहित्य, पाली भाषा में लिखा जाता था। आपसे भी प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे जाते थे, तो पाली भाषा में, और हिंदी भाषा देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में, ठीक है, याद रखिएगा। और अशोक का जो शिलालेख है, याद रखिएगा, अशोक का जो शिलालेख देखेंगे, बहुत जगह उनका शिलालेख है, बिहार में भी है, वो सब देखिएगा, उस पर जो शिलालेख है उस पर जो कुछ कुछ लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि का उस पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। और भारत का राजभाषा हिंदी संविधान सभा द्वारा कब मान्यता मिला, तो 14 सितंबर 1949। और मालूम है ना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से कुछ आर्टिकल उस दिन लागू नहीं हुए थे। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि जिसके हाथ में वीणा है वो कौन के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसमें तो सभी को मालूम चल गया, ये कुछ व्रजपानी तो होगा नहीं, वैष्णवी होगा नहीं, चक्रपाणी होगा नहीं, सरस्वती होगा ना, जिसके हाथ में वीणा होता है, सरस्वती नाम फेमस है, ठीक है, जिनको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपसे पूछा है कि अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। इसमें पूछा है कि अतीत का समानार्थी शब्द कौन होगा। तो अतीत मतलब क्या होता है, सभी को मालूम होगा, सभी को मालूम होगा दोस्तों कि अतीत मतलब क्या होता है। ये कोई नया शब्द नहीं है। अतीत मतलब लोग बोलता है ना कि अपने अतीत में झांक कर देखो, अतीत में जाओ पहले, ठीक है ना। तो अतीत का मतलब होता है कि विगत, ठीक है, विगत, विगत मतलब पहले, अतीत मतलब बीता हुआ, वही पहले वाला, ठीक है, वही बता रहा है, ठीक। तो समझ गए, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है। तो बताइए, इसी दोनों में से सही होगा, और बताइए कौन होगा। लालायित, ये जो ए नंबर का है ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लालायित, लालायित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि सुमित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। जो सुमित है, कोई लड़का है,
सुमित सुमति है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सुमित नहीं है, सुमति है। सुमति का विलोम क्या होगा? ठीक है, सुमति, सु मतलब पॉजिटिव के सेंस में। अब इसका किसी किसी देखिए सिंपल ट्रिक, अगर किसी का विलोम निकालना हो, किसी भी शब्द में पहले सु दिया होगा तो इसका विलोम कु लगा दीजिएगा, कुमति हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, परीक्षा में याद रखिएगा इस तरह के सवाल आते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पहाड़ का निचला भाग क्या कहलाता है? पहाड़ का निचला भाग है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा? कौन से शब्द का प्रयोग होगा? देखिए, तो उसके लिए उपत्याका क्या है दोस्तों? ये जो है उपत्याका, उपत्याका जो है ना, इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, उपत्याका, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ का निचला भाग को उपत्याका बोला जाता है, उसके लिए यही शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, आशा से अधिक, अगर आपसे पूछेगा कि आशा से अधिक, तो आशातीत बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कम आते हैं। ठीक है, ये कम आते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पूछा है कि पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है भयभीत होना, दूसरा ऑप्शन है क्षणभंगुर होना, तीसरा ऑप्शन है हर्षित होना, और चौथा ऑप्शन है दुखी होना। आपको बताना है पानी का बुलबुला होना मुहावरे का मतलब क्या होता है। देखिएगा, पानी का बुलबुला होने का मतलब होता है क्षणभंगुर होना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्षणभंगुर हो जाएगा राइट आंसर। भाई आपको मालूम होगा क्षणभंगुर मतलब क्षण मतलब क्षणिक, कम समय के लिए। देखते हैं ना, पानी का बुलबुला उठता होगा तो फट जाता है, तुरंत उठता है, बढ़, यानी क्षणभंगुर है, क्षणिक खुशी जिसको बोलते हैं। देखिएगा, किसी किसी को कोई चीज़ मिल जाता है तो बहुत उतावला खुशी मनाने लगता है, ये नहीं सोचता है कि ये हर मतलब हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपसे पूछा है कि दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करना है। अंबर दिया है, क्या दिया है? अंबर दिया है। ठीक है, और नीचे और ऑप्शन देख लेते हैं। अंबर का आपको क्या बताना है? समानार्थी शब्द, इसमें से पकड़ना है अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए, अंबर का समानार्थी शब्द नीलांबर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ठीक है, अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? व्योम होगा। ठीक है, व्योम, याद रखिएगा, व्योम। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपसे पूछा है कि जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसके लिए इंद्रियातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत। देखिए, ये नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत यानी किसी विषय के पूरी छानबीन करना, उपयोग शब्द क्या होगा? विवेचना होगा, उसी का फॉर्म में इंद्रियातीत का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा। जो अंधेरी रात होता है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंधेरी रात वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए क्या प्रयोग होगा? अंधेरी रात की बात बोल रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या मलमास। ठीक है, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों आपके पास 60 दिन का समय है। ठीक, इन 60 दिनों में मान लीजिए हम पर डे 35 क्वेश्चन करवाते हैं, तो 60 में 35 से गुना कीजिए। अब 35 को रोज़ क्वेश्चन याद करते हैं, तो 5 शून्य शून्य 5 छः का 30। ठीक, फिर 3 शून्य शून्य, ठीक है, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 छक 18, यानी 0 0 8 3 11 2, 2100 प्रश्न हो रहा है। कितने? आप इन 60 दिनों में 2100 प्रश्न हो जाएगा आपका। 2100 प्रश्न कम नहीं होता। अगर आप अच्छा से 2100 में से 1500 भी याद कर जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 30 प्लस कर आप आएंगे। रिवीजन करना, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको रिवीजन बार बार करना होगा। ठीक है, अभी एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसको रिवीजन करते रहिए। तो इसमें क्या बताना है आपका? इसमें आपको पूछा है अंधेरी रात वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। अंधेरी रात कृष्ण पक्ष ही में ही होता है। अब चलिए आगे देखते हैं।
आगे है कि दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है। कौन जो है दोस्तों इसमें विलोम नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है किसका विलोम बताना है। तो ये जो आपका सुव्यवस्था है, ठीक है, सुव्यवस्था, इसी का विलोम होगा। तो ऑप्शन दिया है कि आपका गड़बड़ी होगा, कि सुचारू होगा, कि अर्थव्यवस्था होगा, या कि कुव्यवस्था होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, देखिए सुव्यवस्था सभी को मालूम है, तो क्या हो जाएगा, सुव्यवस्था मतलब सुंदर रूप से व्यवस्था है। अब इसका विलोम आपको बताना है। देखिए सुव्यवस्था का विलोम क्या होगा, सुचारू। क्या हो जाएगा, सुचारू। देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुचारू, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आंखें चुराना मुहावरा का मतलब क्या है। बिहार सिविल कोड परीक्षा में आया हुआ था, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार सिविल कोड परीक्षा में आया हुआ है, आंखें चुराना का मतलब क्या होता है, ठीक है। आंखें चुराना का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंखें चुराना का मतलब कि छिप जाना, क्या हो जाना, छिप जाना, ठीक है। आंखें चुराना मतलब छिप जाना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आंखें चुराना, ठीक। बछिया का ताऊ, अगर किसी को बोला जाए कि बछिया का ताऊ क्या होगा, बछिया का ताऊ का क्या होगा, तो मूर्ख बोलते हैं ना, मूर्ख लोग को बछिया का ताऊ ऐसे बोलिएगा, ये बछिया का ताऊ, तो मूर्ख। वो जो नहीं जानता होगा तो उसको कोई फर्क नहीं, लेकिन जो जानता होगा उसको बुरा लगेगा। बाएं हाथ का खेल, लोग बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बहुत आसान, तुम्हारा बाल का खाल उतार लेंगे, ठीक है। देखिएगा तर्क वितर्क में लोग बोलता है ना, तो अधिक तर्क वितर्क करना, बाल की खाल उतारना। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका कि कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो कम बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए कम बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम अल्पभाषी बोलते हैं, अल्पभाषी, ठीक है। एक्टॉक्टिव होते हैं, बहुत बात नहीं जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद जो सुना ना गया हो उसको अतृप्त बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि चंचल का विलोम शब्द क्या होगा। चंचल है, चंचल का विलोम, चंचल मतलब मन विचलित होते रहता है। अभी आप घर पे हैं, सोचिएगा तो पटना चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है। तो दिमाग से बड़ा कोई चंचल इस धरती पे है नहीं दोस्तों, ठीक है। इसलिए चंचल का विलोम यानी क्या, जो विचलित होता रहता है, इसका उल्टा जो फिक्स हो, फिक्स यानी स्थिर, वही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए मैथ बताते हैं आपको, ठीक है। मैथ देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जिनको मालूम होगा वो दोस्तों बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ का। देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा है कि यदि पाँच अंकों वाली संख्या 247 XY 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान। इसी तरह का सवाल, चूँकि आपका प्यून जो है 10th लेवल पर है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैथ आपका नॉर्मली प्रैक्टिस का सेट है, जितना करेंगे उतना होगा, ठीक। अब देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। क्या मालूम होगा, सबसे पहले ऐसे चीज़ में चलिए सिंपल तरीके से बताते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। जैसे 3 7 और 11 दिया है, तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो गुना के लिए 3 7 21 और 21 में 11 से गुना कीजिएगा तो 231 आएगा, ठीक, 231 आएगा। अब क्या करना है, चूँकि बोल रहा है 247 XY, ठीक। तो अब क्या कीजिए, इसमें 247 से क्या निकालेंगे, हम भाग देंगे 231 है इसमें, तो कटेगा नहीं, तो एगो जीरो रखेंगे तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो 231, ठीक है। फिर यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, घटा लेंगे तो ये 1600 आ रहा है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, ये 231 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1386, ठीक है। कितना आएगा ये 1600 में 1386 आएगा, 6 बार में काटेंगे तो काटिएगा तो कितना आ रहा है 214। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल आपका 214 बच रहा है। और प्रश्न में आपको मालूम है कि XY निकालना है हमें,
तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 231 में से 214 को घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 17 मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और y बराबर 7, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 2y माइनस 8x बराबर 2 गुने 7 माइनस 8 गुने 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन में 6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिक है, हम अच्छा से मैथ बताएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हालांकि आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आपको मैथ भी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 है, ठीक है, इतना मीटर है। पार्क के चारों ओर क्षेत्रफल इसका इतना मीटर है, क्षेत्रफल 1200 इतना है, और 2 मीटर क्या है, प्रश्न गलत है क्या, अच्छा 2 मीटर है। मार्ग का क्षेत्रफल बीच में दिया है 2 मीटर, और पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा है। तो मार्ग का क्षेत्रफल मीटर 2 में ज्ञात करना है, यहाँ पर मान भी दे दिया है, ठीक। तो देखिए थोड़ा प्रश्न ये लंबा बनेगा, ट्रिक इसमें ट्रिक तो लगेगा नहीं, ट्रिक बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन आपको यही तो, चूँकि 10th स्टैंडर्ड का है तो 10वां में देखिएगा जो आपका दिया है वृत्ताकार से रिलेटेड, उसमेमें भी ऐसे इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका दिया है क्षेत्रफल 12,474 दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको बराबर कर दीजिए, ठीक। हम हिंट दे दे रहे हैं, सॉल्व आप ही को करना है। इस तरह आपका आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। आर का मान निकालेंगे तो आपका 63 मीटर आ जाएगा, चूँकि पाई का मान रखिएगा आप 22/7 यहाँ पर पाई का मान, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, चूँकि आपको मालूम है कि आर का मान आ गया आपका 63 मीटर, ठीक। चूँकि प्रश्न चलेंगे R1 निकालना है, ठीक है। तो R1 आपका हो जाएगा, चूँकि पहले से चौड़ाई इतना दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 63.3.5 जोड़ेंगे तो 66.5 मीटर आ गया, ठीक। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस ये R2 और R1 ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ, देखिए तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई हटा दीजिए, ठीक। उसके बाद R1 का मान अभी मैंने निकाला 6.5 का स्क्वायर माइनस R1 यानी अपना निकला है 63 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, यानी 22/7 गुने 66.5 का स्क्वायर करेंगे तो 129.5 गुने आपका आ जाएगा 63 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मान आएगा 3.5। तो ये 7×5 पॉइंट में आएगा। अब गुना करेंगे तो 24.5 मीटर स्क्वायर निकल गया। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि दो समान राशियाँ क्रमशः 6%, 10% साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि और दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, और प्रत्येक आप किसी भी तरीके से मैथ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं उसी तरीके से बनेगा। आपको दूसरा ट्रिक आता है, उस ट्रिक से बनाइएगा। देखिए इसमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, माना कि हम मान लेंगे कि धनराशि 100% है, ठीक है। चूँकि ब्याज आपका दिया हुआ है 6% और 10%, ठीक है। तो हम दोनों ब्याज को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए पहले से आप बनाए होंगे, ठीक है, 10वां क्लास में ये भी मेथड है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 5% बराबर 10% गुने 3, ठीक है। इसे ऐसे करते हैं तो ये वो कितना आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 30%, ठीक है। कितना आ गया, 30%। और प्रश्न से चलना है, जो कि धनराशि मैंने 100% माना है और हमारा आ गया ब्याज 30%। अब बराबर में आपको मालूम है कि 1105 रुपया राशि स्थित है प्रत्येक राशि के लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, चूँकि बराबर के इधर है तो हम 100% बराबर लिख सकते हैं इसको ऐसे, 1105/130 गुने 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये अब इसको काटेंगे, भाग देंगे 13 से, तो 13×5 = 13, ठीक है। फिर 5 बार में यानी 8
₹150। तो ऑप्शन में देखिए डी नंबर में है, तो राइट आंसर हो गया। आप हालांकि प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारा PDF हम आज टेलीग्राम पर डाल देते हैं, क्योंकि ये PDF बहुत है इसमें, ठीक है। 3 सब क्लास का PDF है इसमें, ये टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं, आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं मैथ और हिंदी के साथ। और इंग्लिश हम कहना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश हम 2 से अलग से करवा देंगे इतना अच्छा से, ठीक है, क्योंकि मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं करवा दूंगा आपको, वो भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।